आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी लोकसभा मतदार संघ में जिस तरह से 2024 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी संलग्न यहाँ पर महादेव जी जानकर इनकी हार हुई और लोकसभा में तीसरी बार खासदार संजय बंडू जादव ये विनर हुए हैं। इसके बाद में अब 3 महीने के बाद में परभनी विधानसभा मतदार संघ बोलने से बेहतर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा मतदार संघ के इलेक्शन आने वाले हैं और इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं, परभनी जिला अल्पसंख्यक जिला है और परभनी जिले में किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर ने, जितने भी लीडर यहाँ पर चुन कर आए हैं, जीत कर आए हैं, विनर हुए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हुए, इन्होंने आज तक रिकॉर्ड ब्रेक किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया है यहाँ के रास्तों को लेकर, यहाँ का एजुकेशन को लेकर और यहाँ के खास तौर से इंडस्ट्री को लेकर। परभनी जिले के लोग आज भी बेरोजगारों की तादाद ज्यादा है और बेरोजगारों के वेल क्वालिफाइड तो बच्चे हैं हमारे पास में, लेकिन इतने वेल क्वालिफाइड बच्चे नहीं किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले लड़के रहो, खासतौर से मुस्लिम समाज या ओबीसी समाज या अल्पसंख्यक समाज या किसी और समाज का नहीं, जितने भी समाज है तमाम लोग जो परभनी जिले में परभनी विधानसभा मतदार संघ में रहते हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर काम होना बहुत जरूरी है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से अब पूरी तरह से सरकारी नौकरियों को ही लपेट दिया है, सरकारी नौकरियों को ही गुलदस्ते में डाल दिया है, वो इसके लिए कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा फायदा हो रहा है और प्राइवेट लोगों को काम केंद्र सरकार ने दे दिया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर रिजर्वेशन को भी खत्म करने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की जानिब से। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा मतदार संघ के इलेक्शन है और परभनी विधानसभा मतदार संघ में जो नाम माना जा रहा है वो नाम कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज ने खास तौर से जो इस बार जज्बा बताया है और जज्बा बताने के बाद में वन साइड बगैर किसी सोच और समझ कर एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में खासदार संजय बंडू जादव इन्हें ना चाहते हुए मजबूरी में खासदार संजय जादव इन्हें बुरा भला बोलते हुए भी वोट उन्हीं को दिया और उन्हीं की पार्टी को दिया। वो सिर्फ इसके लिए कि महादेव जी जानकर ये बाहर के थे और खासदार संजय बंडू जादव ये परभनी के स्थानिक थे, इसके लिए खासदार संजय बंडू जादव इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। और आने वाले 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा में अब यहाँ ये कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज का कोई लीडर होना जरूरी है परभनी विधानसभा मतदार संघ से। उसी के चलते बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आलमगीर खान साहब है जो 2019 में परभनी लोकसभा मतदार संघ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उस वक्त उन्होंने 1.5 लाख मतदान हासिल किए थे। इस बार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये परभनी जिले में आए, परभनी लोकसभा मतदार संघ के लिए खास तौर से महादेव जी जानकर इनके लिए इन्होंने वोट मांगा और वोट मांगते समय खास तौर से उन्होंने एक बात कही कि महादेव जी जानकर ये मेरे छोटे भाई है, जिसकी वजह से परभनी लोकसभा मतदार संघ का मतदाता छिड़ गया है और इन्होंने खासदार संजय बंडू जादव इनके हक में वोट दिया है। आने वाले कुछ महीनों में जो विधानसभा के इलेक्शन है, इस बारे में हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आलमगीर खान साहब है, जिन्होंने 2 इलेक्शन तो लड़े हैं, लेकिन परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर और खास तौर से मुस्लिम समाज की क़यादत को लेकर किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। आलमगीर खान साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं मुस्लिम क़यादत को लेकर परभनी विधानसभा मतदार संघ में? जैसा आपने बात बताई कि आज राजनीतिक मैदान में मुस्लिम क़यादत को ख़ास तौर पर महाराष्ट्र राज्य में हमने देखा कि जो भी सेक्युलर पार्टीज मुसलमानों का वोट लेते आए और मुसलमानों के वोट से अपनी कामयाबी दर्ज करते आए, लेकिन यही जो सेक्युलर पार्टीज और सेक्युलर विचारों को लेकर चलने वाली पार्टीज मुसलमानों के जज्बात के साथ हमेशा ये खेलते आए और मुसलमानों को धोखा देते आए। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव गया, तो मेरा सवाल यही रहा कि जो सेक्युलर पार्टीज है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के नाम से चुनाव लड़ने के लिए उतरे या इंडिया अलायंस के नाम पर
सेंटर में अपनी एक क़यादत लेकर के वो मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए पहुंचे। लेकिन ये लोग को क्यों गवारा नहीं है कि कोई मुस्लिम नाम या चेहरा नुमाइंदगी करने के लिए लोकसभा सांसद पहुंचे? ये लोग क्यों टिकट नहीं देते? आप बखूबी जानते हैं कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, किसी ने भी लोकसभा में टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया और ना ही बल्कि कोई चेहरा मैदान में उतारा। अगर वो उतार भी देते हैं तो सैयद अखिल साहब ऐसे सीट पर चेहरा उतारते हैं जहां पर उनको किसी अपने विरोधी को हराना होता है। तो ये कभी भी मुस्लिम उम्मीदवार को सांसद नहीं पहुंचने के लिए उनकी एक सोच और सिर्फ मुसलमानों का वोट किसी के चेहरे को दिखाकर डराकर हासिल करना बखूबी ये जानते हैं। इसी बात को लेकर के मेरा आप के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ जो हमारे मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये साजिशों को समझना आज हमको ज़रूरी है, क्योंकि अनकरीब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हमें ये बात पर गौर करना चाहिए कि इस बार जो खुद को सेक्युलर कह रहे हैं, चाहे महाविकास अघाड़ी के 3 गठ हो, 3 जमातें, 3 पार्टीज हो, कितने मुसलमानों को कौन से जीतने वाले सीटों पर उम्मीदवारी देने वाले हैं ये लोग। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह का अभी विधान परिषद में जो मुस्लिम नुमाइंदगी की जाती थी, नेतृत्व किया जाता था, आज विधान परिषद में एक भी मुसलमान नेतृत्व करने के लिए नहीं नजर आएगा। ये बात हमको समझनी चाहिए। और जब तक मैं ये कहता हूं कि जिस तरह का आज महाराष्ट्र में 14% जो आबादी है, जिसमें 14% मुस्लिम पॉपुलेशन महाराष्ट्र राज्य में अपनी जिंदगी और अपनी नागरिकता लेकर यहाँ पर जिंदगी जीता है, तो उस बनिस्बत जो 14% है, 228 सीटों में से कम 25 मुस्लिम एमएलएस विधानसभा में पहुंचने चाहिए। अगर ये आज भी हम बात को ना समझ पाए और इनके सेक्युलरिज्म के बातों में आकर, जो बार बार मैं बहुत बार आपके साथ एक व्यक्तिगत चर्चा में भी सुन चुका हूं कि जैसा अखिल साहब कहते हैं कि भाई मीठी छुरी होती है, तो उसी तरह का काम ये लोग मुसलमानों के अधिकारों को काटने का काम करते हैं और मुसलमानों का चेहरा या मुस्लिम क़यादत विधानसभा में पहुंचे, इनको बहुत तकलीफ अंदर से होती है। भले ही चेहरा मुस्कुराता हुआ आपको नजर आएगा। आने वाले विधानसभा 2024 में यहाँ परभणी विधानसभा मतदार संघ से क्या आप कुछ क़यादत करने की प्लानिंग कर रहे हैं बहन जी के पार्टी से? फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन या कोई फैसला मैंने अभी नहीं लिया है विधानसभा को लेकर, और जैसा आगे चलकर माहौल बनेगा, रहा सवाल अगर से बहुजन समाज पार्टी का खुद के होम ग्राउंड पर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि एक भी लोकसभा उनके पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं पहुंच पाया। ये एक बहुत यानी कि एक तौर पर कहा जाए कि ये बैकवर्ड स्टेज पर बहुजन समाज पार्टी आज खड़ी है। और जिस तरह के फैसले बहन जी ने लिया, उनके भतीजे को आनंद उनको हटाया गया पद से, लोकसभा चुनाव होने के बाद फिर से दोबारा उनको पद पर लेकर आया गया, तो हमें आगे चलकर क्या डिसीजन, मुझे अगर से सोचना है तो आगे चलकर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ये फैसला अभी से मैं मुनासिब नहीं समझता कि भाई आपको या आपके दर्शकों को मैं बता सकूं, क्योंकि ये भी एक माहौल है कि मुसलमानों को कितना टिकट दिया जाएगा। और हमारे लोग को मैं बार बार आपसे और आपके माध्यम से हमारी कौम को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी क़यादत को पैदा करिए, अपने इत्तेहाद को बनाइए और अपनी ताकत को दिखाइए कि भाई हमारी ताकत है, सिर्फ हमारे वोट के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ पर नहीं है, बल्कि हम अपने अधिकार को हासिल करने के लिए हमारी कौम आज जिंदा हो चुकी है। और हमें चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कौम से
आमदार चुनकर विधानसभा पहुंचे। अभी जैसा आपने कहा है कि बहन जी की पार्टी में जिस तरह से यहाँ पर बहुत इंडिया लेवल पर हार हुई है, अगर आपको किसी और पार्टी से क़यादत के लिए बुलाया जाए या मौका दिया जाए तो ऐसी सूरत में आप क्या करना पसंद करेंगे परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर? क्यों तो यहाँ पर आपका एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऐसा चेहरा है जो पूरे लोकसभा मतदार परभनी लोकसभा मतदार संघ में चर्चित है, और आप कौम और मिल्लत का जो जज्बा रखते हैं, पेशे से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको ये पता है कि यहाँ पर क़यादत किस तरह से करना है, कौम और मिल्लत की क़यादत किस तरह से करना है, वेल क्वालिफाइड लड़कों के, बच्चों के और बच्चियों के लिए यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ऐसी सूरत में प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों के लिए किस तरह का यहाँ पर एक कैंप लेना है और इन लोगों को मार्गदर्शन करना है। और मुस्लिम समाज में खास तौर से वेल क्वालिफाइड होना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले मुसलमानों को ये कहा था, मुसलमानों के ताल्लुक से कहा गया था कि आपको सबसे जरूरी है कि इल्म हासिल करें। ये आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने कहा था, लेकिन हम लोग एजुकेशन हासिल करने में पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? यही चीज आज समझनी जरूरी है। एक तो मुद्दा हमारे समाज को लेकर जो नफरत, एक सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, और उसी का दूसरा पहलू जो हमारे समाज के लिए फिक्रमंद और हमदर्दी जताते हैं लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आता। ये दोनों में हमको फर्क करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई पक्ष आकर या आने वाले विधानसभा में नुमाइंदगी करने के लिए मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारता है, जहां पर मुसलमानों का एक निर्णायक वोट है, जिस तरह परभनी शहर है जहां पर मुस्लिम वोटर्स एक डिसीजन मेकर है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स जहां जिसे चाहे वो कुर्सी पर बिठा सकता है, वैसे महाराष्ट्र के 228 सीटों में मैं जहां तक समझता हूं कि 20 से 25 एमएलएज हमारे चुनकर जा सकते हैं, अगर हमारे मुस्लिम वोटर्स एकजुटता से, एक इत्तेहाद के साथ अपनी नुमाइंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सोच पैदा कर ले। लेकिन ये एक चीज को समझना है कि आज हमें नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लोकसभा में जिस तरह का वातावरण बनाया गया, परभनी में सैयद अखिल साहब, मैंने चुनाव लड़ा, आपने कवरेज किया, तमाम महीना भर 15 दिन का कवरेज आप भी करते रहे, तमाम ऐसे सहाफ़ी, जर्नलिस्ट या पत्रकार ये सारे चुनाव को देखते रहे। आप बाखूबी जानते हैं कि ये चुनाव मुद्दों को लेकर लड़ाई नहीं गया, ये चुनाव यहाँ के जनता के हित में किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी उम्मीदवार ने, मुझे छोड़कर, जो मैं खुद कह सकता हूं कि मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। ये इसका रिजल्ट ऐसे आया कि जातिवाद को लेकर के चुनाव हुआ, जब ये वातावरण बनाया गया कि ओबीसी एक उम्मीदवार आ रहा है जो महायुति के मंच से वो उम्मीदवारी यहाँ पर अपनी लड़ रहा था, तभी मराठों को ये बताया गया कि अगर ये जीत गया तो ये ओबीसी का और मराठों के ऊपर हावी हो जाएंगे, मराठा एक जगह आ गए। उसी तरह मुसलमानों को भी ये बताया गया कि ये नरेंद्र मोदी को रोकना है हमें। मुसलमान देखा कि आज जरूरत है कि अगर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये देखते हुए, ना चाहते हुए भी ऐसे उम्मीदवार को मजबूरी या ना समझी से अपने तमाम वोट को बीजेपी के खिलाफ, इंडिया अलायंस के हित में वोट देकर यकीनन यहाँ पर बीजेपी को रोका या उसके सहयोगी दल को यहाँ पर रोकने में कामयाब जरूर हुए। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार सत्ता में आ गया। लेकिन अभी आगे जो सत्ता में बैठे हैं वो एक सत्ता सहयोग के साथ बनी है सरकार, खुद के बलबूते पर सरकार नहीं चल रही है अभी। हो सकता है कि 6 महीने में और कुछ वातावरण बदलेगा, हो सकता है कि एक बैसाखी टूट भी सकती है और गिर भी सकते हैं। और वहीं विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका परभनी शहर में पाथरी रोड पर एमबीबीएस कॉलेज है,
और यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 2 MBBS कॉलेज है परभनी, खासतौर से परभनी विधानसभा मतदार संघ में। आप मुस्लिम उम्मीदवारों से, मुस्लिम स्टूडेंट से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे, और खासतौर से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब जो यहाँ परभनी विधानसभा मतदार संघ की क़यादत कर रहे हैं, यहाँ आप किस तरह से देखते हैं कि हमारे जो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं जिन्हें MBBS में नंबर लगाना है, यहाँ आप किस तरह का आह्वान आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ मुस्लिम समाज जो वोट देता है इन्हें, यहाँ मुस्लिम समाज के खासतौर से वेल क्वालिफाइड बच्चे जिनका परसेंटेज में लग जाता है, तो ऐसी सूरत में अपने कॉलेज में कैसे एडजस्ट करें, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसका मुझे बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। सिर्फ यही नहीं बोल करके ऐसे कई मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के तजुर्बा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक तो आपको नीट एग्ज़ाम आज हमारे छात्र को उसको पास करना पड़ता है, ना ही पास करना पड़ता है लेकिन रैंक भी अच्छा लाना पड़ता है। उसी हिसाब से ये छाननी की जाती है कि किसको कहाँ पर फ्री सीट मिल रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऐसे छात्र है जो पहुँचते हैं, लेकिन आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि पेपर लीक का एक मामला बहुत बड़ी उछाल लिया है। सांसद में भी इस पर बहुत गर्मा गर्मी की चर्चा चल रही है कि जिस तरह के छात्राओं के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी जिंदगियों को लेकर, वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप ना सिर्फ एक संस्था चलाते हो, आप यहाँ के प्रतिनिधि भी हो। उसी को देखते हुए आप को मेरे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल पाटिल साहब, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम आज यहाँ पर नज़र आता है वही एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर जो लोग अपने गरीबी रेखा से नीचे हैं, मैं आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से हमारे माननीय आमदार साहब परभनी के, उनको ये एक रिक्वेस्ट आह्वान करता हूँ कि आप एक फ्री स्कॉलरशिप अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से नहीं, आप ऐलान करिए और कम से कम 200 गरीब माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन KG से PG तक 200, आपके स्कूल में 1000 का अगर स्ट्रेंथ है तो सिर्फ आप 200 की जिम्मेदारी लीजिए। मैं मानकर चलूँगा कि भाई आपको हमारे समाज के लिए कुछ सोच और फिक्र है। जिस तरह से आपको मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग मिली थी 2019 के चुनाव में और मुसलमानों ने भरपूर आपका साथ दिया, तो मैं अभी तक आप ये चीज़ को निर्णय ले लेना चाहिए था और ऐलान कर देना चाहिए था, क्योंकि तालीम एजुकेशन से मुस्लिम समाज बहुत ही पिछड़ा है। और यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले विधानसभा से पहले आप ये ऐलान करिए, और विधानसभा से ना सिर्फ ऐलान करिए बल्कि 200 स्टूडेंट्स को आप एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट देकर बताइए। परभनी विधानसभा मतदार संघ के मुस्लिम एरियो को, खासतौर से जहां मुस्लिम मोमेडियन एरिया है, इन एरियो में विकास नहीं हुआ है आज तक। ये रिकॉर्ड ब्रेक बात है कि मुस्लिम समाज के लोग हर किसी को वोट देते हैं, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस रहे, शिवसेना रहे, या उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रहे या कांग्रेस रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खास तौर से मुस्लिम समाज के भरघोस वोट मिलते हैं। उसके बावजूद मुस्लिम एरियो में विकास नहीं होता है, रास्ते बनाए नहीं जाते हैं, नालियां बनाई नहीं जाती और डेवलपमेंट नहीं होता है। किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? ये बात तो अभी की नहीं है और ये कोई बात नहीं है कि हमारे बस्तियों को आज देखा जाए तो एक तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियां आपको स्लम में नज़र आएगी, ना वहाँ पर रास्ते ना नाली। ये महानगर पालिका परभनी, क्योंकि महानगर पालिका है, तो ये चीज़ समझिए कि ये हाल क्यों हो रहा है। ये हाल इसलिए हो रहा है कि आपके बस्तियों के बजट या तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है या आपके पास कोई विकास लाना ही नहीं चाहता। क्योंकि हम ये अगर से हम सड़कों की बात करें, शहर के सड़कों की या बस्तियों की, महानगर पालिका के चुनाव में हम अपने वार्ड से अपने वार्ड मेंबर को भेजते हैं। वार्ड मेंबर आपके लिए 5 साल तक काम करता है या नहीं कर रहा है, उसका कारण वार्ड मेंबर और जो पार्टी से चुनकर जा रहा है वो, वहाँ पर आपकी नुमाइंदगी, आपका नेतृत्व नहीं हो रहा है, ये एक कारण है। आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इस मुद्दे को, आपके रास्तों को, सड़कों को, गली के नालों को, या आपके घर में साफ पीने का पानी आ रहा है, आपके पास चिकित्सा की सुविधाएं पहुंच रही है, जैसा कि पोलियो का स्कीम आता है,
घर में आपके आंगनवाड़ी की महिलाएं या जो नर्सेस होती हैं घर घर जाकर डेटा निकालती है कि इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है। और दूसरा चीज सफाई कर्मचारी के लेकर के मुद्दे पर क्या हमने देखा कुछ ही दिन पहले कि सफाई कर्मचारी अपने तनख्वाह को लेकर के आंदोलन पर बैठे, उनके तनख्वाह नहीं मिल रही थी। उनको क्यों नहीं मिल रही थी भाई? जब 800 करोड़ का बजट आपका महानगर पालिका का है, जब 800 कोटी का बजट आपको आ रहा है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? इसकी इंक्वायरी बैठनी जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला आपने अच्छा मुद्दा उठाया। आने वाले महानगर पालिका से पहले मैं खुद ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत महानगर पालिका की सारी जानकारी लेकर आवाम के दरमियान में पहुंचूंगा और आवाम को सही नेतृत्व और सही विकास के कामों के लिए हम अपनी बात आवाम में रखेंगे। ये थे आलमगीर खान साहब, जो परभनी लोकसभा मतदार संघ से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2019 और 2024 में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आलमगीर खान साहब को जो कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में जितने भी समाज है, तमाम मतदाताओं की फिक्र है और हर समाज के हर व्यक्ति के लिए माननीय आलमगीर खान साहब जिस तरह से फिक्रमंद रहते हैं, और जरूरी है हर पॉलिटिशियन का कि हर समाज के, हर वोटर के, हर व्यक्ति के लिए फिक्रमंद रहना। क्यों? तो अगर हम विकसित होंगे तो ही हमारा देश विकसित होगा। यही सोच माननीय आलमगीर खान साहब इनकी है। इन्हें 2024 में मौका नहीं मिला है परभनी लोकसभा मतदार संघ से, लेकिन आने वाले 2029 में इंशाअल्लाह हो सकता है कि लोगों के दिल में कुछ जागृति निर्माण हो जाए और लोग पैसे ना लेते हुए विकास के ऊपर, विकास को लेकर ही अपना कीमती वोट दे। यही कामना हम करते हैं। और आलमगीर खान साहब ने जिस तरह से परभनी आज तक के जरिए से आप तमाम व्यूअर्स और दर्शकों को जो मालूमात दी है, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये 2 प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं। इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है। इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहें, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ
71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतजाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतजाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतजाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियां भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। खास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियाँ हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नई क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।